वेलकम बैक। अब तक के जो रिजल्ट और अब तक की जो सूरत हाल बन रही है, जो ट्रेंड बन रहा है, उसमें वाज़े तौर पर एक मार्जिनल डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है। और इस वक्त जो रिपब्लिकन्स हैं वो आगे, यानी फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रहा हूँ। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ अपडेट्स लेंगे। इस वक्त असद हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप वॉइस ऑफ अमेरिका की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और इस वक्त वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असद आपके वक्त का। अब्दुल अजीज़ खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के, और पेंसिल्वेनिया में वो मौजूद है, जो कि स्विंग स्टेट है, और इंतज़ार है बड़ी शिद्दत से वहाँ के रिज़ल्ट का, वहाँ के जो भी जिस तरीके से वहाँ का एक टर्न आउट आता है या वहाँ की सिचुएशन बनती है। अजीज़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। असद, सबसे पहले तो बताइए इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त जो कैमला हैरिस हैं उनके हेडक्वार्टर में भी बड़ी एक्टिविटी नज़र आ रही है। गो के ये अर्ली रिजल्ट्स हैं, लेकिन सूरत हाल किस तरह की देखी जा रही है असद? इस वक्त यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में मौजूद हूँ, जो कि ज़ाहिर अमेरिका का फेडरल कैपिटल है। और उसके साथ साथ जो मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ से मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे वो यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जिसको कैमला हैरिस ने अपना प्रेसिडेंशियल हेडक्वार्टर बनाया है, जहाँ पे बैठ के वो रिजल्ट सीइंग या वॉच पार्टी भी आप उसको कह सकते हैं, उसके लिए वो दोपहर को भी वो यहाँ पे आई थी। अब किस वक्त यहाँ पे मौजूद होंगी ये मैं एग्जैक्टली अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये वही विसिनिटी है जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस और जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, अब ये बताइएगा कि किस तरह की सूरत हाल देखी, ये अर्लिंग वोटिंग पैनल, ये जो पैटर्न है ये क्या शो कर रहा है इस वक्त, और जो कहा जाता है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं उनका इंतजार है सबको इस वक्त। एग्जैक्टली, क्योंकि जी ये वो पैटर्न है जिसके बारे में अगर आप मुझसे पूछें, इनिशियली हमारा जो कि अब ये चौथा इलेक्शन है यहाँ पे और पाकिस्तान की मीडिया के साथ इंटरेक्शन रहता है, तो शुरू में जब जैसे अब ऑलमोस्ट प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स के मुताबिक वो तकरीबन 219 नंबर के करीब डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं। तो ये वो नंबर है जहां से पहला वोट डालने से पहले वो प्रोजेक्ट किए जा रहे थे कि इतने नंबर से तो वो शुरू करेंगे अपनी रेस। इसी तरह कैमला हैरिस जो है वो 226 से उन्होंने अपनी रेस शुरू करनी थी और टारगेट जो है वो 270 है, और वो 270 अचीव होगा उन्हीं 7 रियासतों में से। अगर 4 स्टेट्स कोई भी कैंडिडेट जीत जाता है तो पॉसिबिलिटी इस बात की है कि वो 270 के हदफ पे पहुंच जाएगा, और यही उनके लिए फिर रास्ता बनाएगा व्हाइट हाउस का। सो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी तक इब्तदाई नताइज के मुताबिक, इब्तदाई जो प्रोजेक्शंस हैं उसके मुताबिक उन तमाम स्टेट्स में वो कामयाब हुए हैं जहाँ पे रिपब्लिकन हिस्टोरिकली कामयाब होती हैं, और कैमला हैरिस उन तमाम रियासतों में से कामयाब हो चुकी हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी की गहरी छाप है, जिनको ब्लू स्टेट कहा जाता है, और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से जीते हैं जिनको रेड स्टेट कहा जाता है, यानी उनके ऊपर वो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं। सो अभी तक तो कुछ सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग उस लम्हे शुरू होगा जब 7 रियासतों में से किसी का भी नतीजा सामने आने लगेगा, और हमारे दोस्त अब्दुल अजीज जहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त उसको मोस्ट क्रूशियल स्टेट कहा जा रहा है, क्रूशियल वहां पर होगा। जी अजीज साहब, बताइएगा कि क्या सूरत हाल इस वक्त देखी जा रही है, और इंतजार है इस वक्त स्विंग स्टेट्स के रिजल्ट का, और अब तक के जो रिजल्ट्स आए हैं तो उसमें जो कमिटेड स्टेट्स हैं, चाहे वो ब्लूइश हो या वो रेडिश हो, चाहे वो रिपब्लिकन की हो या डोनाल्ड ट्रंप की हो, वो उसी तरीके से जा रहा है मामला, क्या कहिएगा? पे सबकी नजरें हैं, लेकिन पेंसिल्वेनिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रियासत है, और उसकी वजह यह है कि अमेरिका की 2 रियासतें ऐसी हैं, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, जो मेल इन बैलेट्स की अर्ली काउंटिंग की इजाजत नहीं देती है। यानी जो भी मेल इन वोट्स पड़े हैं उनको ये उसी दिन काउंट करेंगे जो जनरल इलेक्शन डे होगा। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि कहा यह जा रहा है कि 1.8 मिलियन यानी 18 लाख जो वोट्स हैं वो पेंसिल्वेनिया में मेल के जरिए पड़े हैं, और उनकी काउंटिंग ही आज हुई है। तो अगर वही 18 लाख ये क्लियर कर लें आज, तो इनके ऊपर वो वर्कलोड है जो बाकी स्टेट्स के ऊपर नहीं है। और दूसरी बात ये कि इस इलेक्शन के अंदर कुछ मशीन्स ने ब्रेक डाउन किया, और उसकी वजह से लाइंस बहुत लंबी हो गई। लोगों को 4-4 घंटे तक जो है वो इंतजार करना पड़ा वोट डालने के लिए। और इन्होंने फिर ये कहा कि जी वो अगर आप 8 बजे से पहले लाइन में लग जाएंगे तो फिर हम आपका वोट जो है वो उसको मानेंगे। और इसकी वजह से ये पोलिंग जो है ये एक्सटेंडेड आवर्स में भी चली है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो कि एक तरह से डिले कर रहे हैं। बट ये भी हमें याद रखना चाहिए कि 2020 के इलेक्शन में
4 दिन लगे थे पेंसिल्वेनिया को रिजल्ट्स अनाउंस करने में, और इतने मसाइल नहीं हुए थे। तो क्या बुनियादी वजह कही जा रही है इस वक्त, क्योंकि इसके ऊपर एक सवालिया निशान भी है कि अगर डिले होते हैं और ताखीर, अगर गैर मामूली ताखीर होती है तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है इसका इशारा दे चुके हैं कि जनाब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इफेक्टिवली इसको कंडक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन अगर ताखीर होती है तो फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होगा। जी, ये सिटी काउंसिल और जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं उनको इस बात का बिल्कुल एहसास है कि जैसे डिले होती है उतना रोम होता है फॉल्स इंफॉर्मेशन के स्प्रेड होने का, उतना रोम होता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का। इस वजह से वो हमारे पेंसिल्वेनिया के लोकल टीवी चैनल्स पर भी आके लोगों को ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। बट ये एक बड़ी रियासत है और ये कॉम्प्लेक्स रियासत है, इस वजह से शायद हमें थोड़ा इंतजार करना पड़े। अच्छा जी असद, इस वक्त एक चीज़ ये देखी गई, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ, और जो सोशल मीडिया है वो कुछ मुख्तलिफ, अलग अलग बिल्कुल नज़र आ रहा है, एक सेम चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसको किस तरह से देखा जा रहा है वहाँ पर पार्टीज को लेकर? रेगुलर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं उस वक्त जिम्मेदारी से लेंगे, इसके बावजूद कि उनकी इंक्लिनेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी की जानिब हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन के नताइज का ऐलान करने का, बल्कि पूरी जिम्मेदारी लेने का वो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है या मेजर जो उसका चंक है वो मीडिया ही उसको अनाउंस करता है। तो प्रॉपर पाकिस्तान की तर्ज का कोई इलेक्शन कमीशन तो है नहीं है। स्टेट्स ने जो इलेक्शन के बंदोबस्त कराए हुए हैं वहाँ से रियल टाइम उनकी एक्सेस है नताइज तक, काउंटिंग तक, और वही उसको अनाउंस करें। सो दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल अपने अपनी जगहों पे। तो सोशल मीडिया को तो हम इस मौके पे शायद कोई हवाला ना बना सके। सोशल मीडिया पे तो फेक न्यूज़ भी हैं, फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई भी किया गया है, उनको रोका भी गया है। एक चीज़ अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में हूँ, चूँकि मेरे के बिल्कुल जिस विसिनिटी में खड़ा हूँ यहीं पे वाइस प्रेसिडेंट को होना है। हो सकता है कि वो यहाँ पे विक्ट्री स्पीच देने वाली हो सकता है यहाँ पे वो कंसीड करने वाली कोई स्पीच दें, क्योंकि दोनों ज़ाहिर ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन वाशिंगटन डीसी चूँकि एक यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे 3 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और मेजॉरिटी जो हमेशा इसको भी एक डेमोक्रेटिक स्टेट कहा जाता है, छोटी सी स्टेट है। तो यहाँ पे जो इस वक्त चूँकि यूनिवर्सिटी का एरिया है, सो मोस्टली आपको यंग लोग नजर आएंगे। यंग के अंदर भी मेजॉरिटी जो है अफ्रीकन अमेरिकन की होगी। इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड भी अफ्रीकन अमेरिकन के साथ है, उनका कल्चर, उनका हेरिटेज, और उसके साथ साथ एक पूरी जो एक एफर्ट है उसकी भी ये तर्जुमान है ये यूनिवर्सिटी, और इसके साथ रिलेट भी करती हैं कैमला हैरिस, क्योंकि वो खुद भी इसकी एलमना है। सो यहाँ पे जो यंग लोग हमें इर्द गिर्द आते जाते नजर आ रहे हैं, दे साउंड्स एंड दे लुक्स वेरी जुबिलेंट, वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, और उनके हाथ में किसी अमरीकी छोटे फ्लैग हैं, और उनकी तवक्कुआत मेजॉरिटी की यही है कि कैमला हैरिस अपना रास्ता बनाने में और तारीख रकम करने में कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि अगर वो जीतती हैं तो वो अमेरिका की पहली खातून सदर होंगी, और उसमें भी फिर एक अमरीकी खातून सदर होंगी। दूसरी तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप भी 2 हवालों से एक बहुत हिस्टोरिक पहलू लेके व्हाइट हाउस में जाएंगे। एक पहलू तो ये है कि वो 1885 में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बाद 140 साल में पहले और अमेरिका की तारीख के दूसरे सदर होंगे जो नॉन कंसेक्यूटिव सेकंड टर्म के लिए व्हाइट हाउस में पहुंचते हैं। और दूसरा एलिमेंट ये है कि वो कन्विक्टेड हैं, 34 फैलनी के जो चार्जेस थे तमाम के तमाम उनमें कन्विक्टेड हैं। नवंबर में उनको इस बारे में सजा भी सुनाई जानी है। सो ये 2 यूनिक कह लें, मुख्तलिफ कह लें एंगल्स हैं, मुनफरिद किस्म के हम कहेंगे कि ये 2 मुख्तलिफ हवाले हैं। अजीज साहब, आपने कहा जैसे कि कोई सेंट्रल एजेंसी अथॉरिटी नहीं है, इलेक्शन कमीशन जैसे होता है, तो आप ऐसे में स्टेट लेवल के ऊपर होता है, तो आप समझते हैं कि ये बहुत ही एक ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट इसके अंदर होता है, और जो वॉच डॉग है वो बहुत बेहतर तरीके से इसको इफेक्टिवली मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो जो चांसेस होते हैं रिगिंग के या इस टाइप के ये कम होते हैं। देखिए, पेंसिल्वेनिया के अंदर पेंसिल्वेनिया का इलेक्शन वेयरहाउस है जो एक 2,30,000 मुरब्बा फुट के ऊपर फैली हुई एक वेयरहाउस है जिसके अंदर ये काउंटिंग होती है। और उसमें इन्होंने 200 सहाफ़ी और बहुत से आम सिटीजन्स को भी इनवाइट किया है कि वो देखें कि ये सारी की सारी प्रोसेस कैसे हो रही है। तो इन्होंने स्टेट की तरफ से जो है वो उसको
एक तरह से ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की है, और इस रियलाइजेशन के साथ कि ये सेंसिटिव इलेक्शंस हैं और ये इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को किसी भी तरह से जो है वो डैमेज नहीं करना चाहते। ठीक, तो ऐसे में जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं उनकी भी बड़ी तादाद मौजूद होगी इस इलेक्शन को देखने के लिए। वैसे तो मीडिया देख ही रहा है। अजीज साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। जी असद हसन, आपकी तरफ मैं ये सवाल रखूंगा कि किस हद तक ये जो पूरा इलेक्टोरल सिस्टम है इसको हम ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं और इफ़ेक्टिव कह सकते हैं, सारी चीज़ें। हालांकि आज भी वहाँ पे कुछ इश्यूज़ आए, कुछ ईवीएम के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन्स हैं उसमें, लेकिन फिर भी क्योंकि असल चीज़ होती है जितना आप डिले करेंगे, जितनी ताख़ीर होगी, उतने ही ज़्यादा सवाल या निशान उठेंगे फिर उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। ये जितने सवाल पाकिस्तान से, पाकिस्तानी मीडिया से हमारे दोस्त इस नौयत की करते हैं, सो मुझे अंदाजा है कि इसका एक पस मंज़र है जिसकी वजह से वो सवाल करते हैं। और यकीन करें अगर आप ये सवाल अमरीकियों से करेंगे तो इस पस मंज़र को नहीं समझेंगे, ठीक है, कि आप क्या बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कोई एक सेंट्रलाइज्ड इलेक्शन कमीशन तो है नहीं जो इसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है या जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है या कहीं से वो उसको डिक्टेशन ले रहा है। यहाँ पे रिपब्लिकन स्टेट्स में भी इलेक्शन हो रहे हैं जहाँ पे रिपब्लिकन सिटिंग गवर्नर और सिटिंग हुकूमत उन्होंने ही उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, लेकिन वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन इतने स्ट्रांग हैं, कोई उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की भी क्या कहना चाहिए कि फौज ज़फर मौज वहाँ जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा शक व शुबात हो। मैं एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं कोट कर सकता, लेकिन ऑफ कोर्स स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग हर जगह पे होती है और मैक्सिमम जो है उसको एश्योर कराया जाता है। अमरीकी जमहूरियत के बारे में बात होती है या सिस्टम के बारे में बात होती है, वो कहते हैं कि जी ये तो मुमकिन है कि शायद कोई दुनिया का मिसाली निज़ाम ना हो, लेकिन दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से और ज़्यादातर मुल्कों से एक बेहतर निज़ाम मौजूद है, जमहूरियत इटसेल्फ। और जमहूरियत जो है वो तवील तरीन जमहूरियत है, 250 साल की यहाँ पे और जो बड़ी जबरदस्त किस्म की और जो बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट इस रेफरेंस में अभी जो शायद इस पूरे इलेक्शन में अब तक की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, पहली बार ये ऐसा हुआ है कि जो प्री एग्जिट पोल्स हुए हैं उसके अंदर वोट डालने वालों ने जमहूरियत के दिफा को अपनी टॉप प्रायोरिटी समझा है और इस बुनियाद पे अपने वोट का फैसला किया और ये रेशो 35% है। इकोनॉमी 34%। सर मैं उसी के ऊपर आ रहा था, एक आम आदमी को कितना कंसर्न है जमहूरियत के प्रोटेक्शन पे। मैं उसी के ऊपर आ रहा था, लेकिन मुझे एक ब्रेक की कॉल इस वक्त है और ब्रेक के बाद भी असद हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और अजीज साहब भी मौजूद होंगे और हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो वोटिंग पैटर्न नज़र आ रहा है, आवाम की सोच इस वक्त क्या है, वो किसको वोट दे और क्या चीज अपनी मनवाना चाह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन जारी।